हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसमें हमने अल्टरनेटिव मेथडोलॉजीज़ पढ़ी थी, यानी स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल मेथडोलॉजी जो होती है वो होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC के बाद हमने पढ़ा था हमारी स्टडी में जो दिया है अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसमें डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ा था और हमने जाना था कि सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है, दो तरीके से डेवलप हो सकते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है या डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है। डेटा वेयरहाउसिंग में डेटा हमें रखना होता है, तो हमारा जो एम्फेसिस होगा वो डेटा को सही तरीके से स्टोर करने में होगा, तो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जहाँ यूज़ होती है वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट होता है। इसके बाद प्रोटोटाइपिंग पढ़ा था। प्रोटोटाइपिंग में हमने ये पढ़ा था कि प्रोटोटाइप हम वहाँ बनाते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट पता होता है लेकिन स्पेसिफिकेशंस उतना नहीं होते। हमें स्पेसिफिकेशंस SRS डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्रोटोटाइप बनाते हैं, इटरेटिव प्रोसेस से चलते हैं। फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहाँ टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने री इंजीनियरिंग, लीगेसी सिस्टम्स, बाप दादाओं के सिस्टम्स, 15 साल 20 साल पुरानी सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में तो 3 साल 4 साल में एक जनरेशन चली जाती है और भी जल्दी, तो 15-20 साल तो बाप दादाओं की जनरेशन होगी, लीगेसी सिस्टम्स हो गए। तो री इंजीनियरिंग किया, उनको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग किया। इसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन और ऐसे एप्लीकेशन जो कहीं पर फिट नहीं होते हैं, जहां पर एडेप्शन इवोल्यूशन की बड़ी जरूरत है, एजाइल डेवलपमेंट। इसके बाद हमने मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस यानी कि जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर की, उसमें मेथड जो उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी ऑब्सलीट हो जाता है, 4-5 साल में तो पूरी एक जनरेशन चली जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें चेंज कंट्रोल पढ़ा हमने। इसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन के पढ़ा कि भाई चेंज कंट्रोल में अगर हम चेंज हो रहा है तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, और फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना है। डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना है, पुराने डॉक्यूमेंटेशन नए डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना है। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो प्रोग्राम माइग्रेशन प्रोसेस में दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकआउट और चेक इन। जैसे होटल होता है ना, उसमें चेक इन करते हैं फिर चेकआउट करते हैं, यही दो टर्म्स प्रोग्राम माइग्रेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। जब चेंज कंट्रोल होता है तो प्रोडक्शन डायरेक्टरी है, जो प्रोडक्शन डायरेक्टरी मतलब वो डायरेक्टरी जो प्रोडक्शन में है, तो चेंज कंट्रोल के टाइम पर हम कॉपीज निकालते हैं, जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि कुछ कॉपीज निकालते हैं और उसमें फिर आगे हम उसको डेवलप करने लगते हैं। तो कॉपीज निकालना और उसको वापस रखना, इसके लिए एडिशनल कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि मालूम पड़ा प्रोग्राम चल रहा है, आपने कॉपी निकाल ली, अनऑथराइज्ड कॉपी निकल गई, तो सोर्स कोड किसी और को पता चल गया, ऑब्जेक्ट कोड किसी और को पता चल गया, प्रोग्रामिंग किसी और को पता चल गई। तो वहां कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। और मालूम पड़ा आपने प्रोग्राम आधा अधूरा बनाया और वापस मूव कर दिया प्रोडक्शन डायरेक्टरी में, तो इसका मतलब जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से तो बना नहीं, ग्लिचेस हैं उसमें। तो इस प्रोसेस को हम रेफर करते हैं चेकआउट और चेक इन। केवल ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोग्राम को चेकआउट कर सकता है। तो यानी कि चेकआउट करना किसी प्रोग्राम को इतना आसान नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम को पुल आउट करना। तो जो केवल मतलब सबसे पहली चीज है, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉपी करेगा प्रोग्राम को टेस्ट डायरेक्टरीज में, और जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करेगा। पर्टिकुलर आईडी और पासवर्ड से ही उसे एक्सेस किए जा सकते हैं, और वो यूजर आईडी और पासवर्ड बना देगा और उसको क्या करेगा, ऑथराइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे देगा। और इसी तरीके से जब चेंजेस हो जाते हैं तो चेक इन किया जाएगा
तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चेंज वर्जन को प्रोडक्शन डायरेक्टरी में डाल दे। और उसके बाद क्या होगा, जो एक्सेस है स्पेसिफाइड यूजर आईडी या पासवर्ड को डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम विंडो होगा चेकआउट और चेक इन के बीच में, एक पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बना रहा है, ऑथराइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा है, वो उस प्रोग्राम को चेकआउट करेगा प्रोडक्शन डायरेक्टरी में और फिर चेक इन कर देगा। मतलब चेकआउट करेगा प्रोडक्शन डायरेक्टरी से टेस्ट डायरेक्टरी में, और फिर बाद में प्रोग्राम को बना के वापस कर देगा। तो ये चेंज कंट्रोल प्रोसेस है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल्स होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि पैरेलल चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर दो डिफरेंट प्रोग्रामर पैरेलल चेंजेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक बार प्रोग्राम चेकआउट कर गया चेंज के लिए, तो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल क्या करते हैं, उसे लॉक कर देते हैं, फिर दूसरे को वो रिलीज नहीं करते हैं चेंज के लिए, यानी चेंज अलाउ नहीं करते हैं। केवल जब प्रोग्राम चेक इन हो जाएगा तो वो अनलॉक किया जाएगा। यानी चेकआउट होने के बाद सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल्स लगा दिए जाएंगे ताकि पैरेलल रूप से कोई चेंज नहीं हो, पैरेलल चेंजिंग ना हो। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल होते हैं। तो प्रोग्राम माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम बन गया, अब हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन करने के लिए हमें चेंज करना पड़ा है, तो एक चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म होगी। चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्रोग्राम को हमें एक कॉपी प्रोग्राम की हम प्रोडक्शन डायरेक्टरी से निकालते हैं और उसे वापस रखते हैं। निकालने वाले प्रोसेस को चेकआउट कहते हैं और वापस रखने को चेक इन कहते हैं। इसके लिए एडिशनल कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। तो चेकआउट और चेक इन्स जो हैं, जैसे होटल में चेकआउट चेक इन होते हैं, वैसे यहाँ भी चेकआउट चेक इन है। तो केवल ऑथराइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेकआउट कर सकता है। और ये कैसे क्या होगा, ये एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉपी जो है प्रोग्राम की टेस्ट डायरेक्टरीज में भेज देगा और एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेगा जो ऑथराइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताएगा। जैसे ही चेंज हो जाते हैं तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेंज वर्कर वर्जन को प्रोडक्शन डायरेक्टरी में डाल दे, और उसके बाद जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया गया उसे डिसेबल किया जाएगा। उसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल होंगे। सिंक्रोनाइजेशन जो कंट्रोल होंगे वो पैरेलल चेंजेस नहीं होने देंगे। दो डिफरेंट प्रोग्रामर पैरेलल चेंजेस करें ऐसा नहीं होने देंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल क्या कर देता है, लॉक कर देता है प्रोग्राम को, दूसरे चेंजेस नहीं होने देता है। एक बार प्रोग्राम चेक इन हो गया तो अनलॉक हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, होटल में तो पहले चेक इन होता है फिर चेकआउट होता है, यहां पर पहले चेकआउट होता है फिर चेक इन होता है। तो यह प्रोग्राम माइग्रेशन प्रोसेस है। अब प्रोग्राम चेंज हुए, चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म आपने लगा रखा है, लेकिन आपके प्रोग्राम चेंजेस को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का काम आ गया। सबसे पहले तो वो एसेस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स, कितने इफेक्टिव हैं। और जब वो चेक करेगा उसको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। उसको ये चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है। सारे चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेड हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि नहीं। वो देखेगा एडुकेट डिस्क्रिप्शन है कि नहीं चेंज का, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है रीजन ऑफ चेंज का, चेंज रिक्वेस्ट का। भाई एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए चेंज रिक्वेस्ट के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सही तरह यूजर को प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जहां जिसकी वजह से चेंज आया। अगर चेंज खुद की वजह से आया है, प्रोएक्टिवली चेंज आया है, तो बताना चाहिए कि प्रोएक्टिवली ये चीज़ें हैं, ये फोर्सी करते हैं, ये प्रॉब्लम्स फोर्सी करते हैं, या ये एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने चेंज रिक्वेस्ट भेजी है। और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, रिक्वेस्टर के सिग्नेचर, डेट रिक्वेस्ट की। तो ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। तो ऑडिटर है, ऑडिटर टेस्ट करेगा प्रोग्राम चेंजेस को, और ऑडिटर इफेक्टिवनेस को एसेस करेगा कि चेंज कंट्रोल प्रोसीजर की। तो सबसे पहले ऑडिटर हमेशा क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन।
पेपर ले आओ, पेपर या आजकल फाइल ले आओ लैपटॉप में, तो डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगा। वो देखेगा चेंज रिक्वेस्ट, यानी सबसे पहले तो चेंज रिक्वेस्ट आई होगी ना, चेंज वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। उसके बाद कॉस्ट और टाइम का एनालिसिस करेगा, कितना कॉस्ट लगा, कितना टाइम लगा, डेवलपर ने जो डेवलप कर रहा है उसने कितनी कॉस्ट लगाई, कितना टाइम लगाया, और वो ये देखेगा कि ये एक अप्रूवल दी होगी, चेंज रिक्वेस्ट गई होगी तो अप्रूवल आई होगी, उस अप्रूवल को भी देखेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखेगा, तो वो देखेगा कंप्लायंट है कि नहीं है उस अप्रूवल प्रोसेस के अनुसार। मालूम पड़ा वो डेविएट हो गया, जो ऑब्जेक्टिव है, जो जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से चेंज रिक्वेस्ट आई थी उसने कुछ और ही बना दिया, या कुछ एक्सेस कर दिया, या कुछ कम कर दिया। एक्सेस किया तो क्वेश्चन का पूछेगा, अच्छा एक्सेस किया अगर ठीक है तो वो डेविएशन क्यों है, डेविएशन की अप्रूवल ली गई कि नहीं गई, ये देखेगा। मतलब अप्रूवल प्रोसेस जो है उसके अनुसार चेंजेस हैं कि नहीं हैं देखा जाएगा, यानी अप्रूव्ड चेंजेस होने चाहिए, और अगर कोई ज़्यादा चेंजेस हुए, कम चेंजेस हुए, वो फर्दर अप्रूव्ड हैं कि नहीं है। हमेशा की तरह वो एक्सेस राइट्स देखेगा, और उसके पीछे रैशनल क्या है ये देखेगा। एक्सेस राइट्स के बीच में क्यों एक्सेस राइट्स दिए गए, क्यों नहीं दिए गए। कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी यहाँ आ जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी जिसको नहीं पता होना चाहिए उसको नहीं पता होनी चाहिए, और जिसको पता होना चाहिए उसको बिल्कुल पता होनी चाहिए। नीड टू नो बेसिस, रैशनल नीड टू नो बेसिस से आएगा, जिसको पता होना चाहिए उसको पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। और फिर वो ये देखेगा कि जो हमने चेकआउट चेक इन है उन प्रोसीजर्स को देखेगा, और कम्युनिकेशन देखेगा, यूजर को कम्युनिकेट हुए कि नहीं, चेंज जो हुआ है, यूजर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, जो रिक्वेस्टर सेटिस्फाइड है, यूजर और रिक्वेस्टर दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके रीजन क्या है, जेन्युइन रीजन है कि नहीं है। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए चेंज का, जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, उस जो भी चेंजेस हुए हैं उनका एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। तो ऑडिटर को बेसिकली चेंज रिक्वेस्ट देखेगा, सारी एक्टिविटी ट्रेस करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, और अपने आप को एश्योर करेगा कि प्रोग्राम चेंजेस सही हैं कि नहीं है, यानी इफेक्टिवनेस देखेगा, एफिशिएंसी देखेगा, ये देखेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन लाएगा और अप्रूवल प्रोसेस देखेगा, चेंज हुआ है, कितने टाइम पर हुआ है, कॉस्ट और टाइम सही टाइम पर हुआ है कि नहीं है, यूज़र सेटिस्फाइड है, रिक्वेस्टर सेटिस्फाइड है, जिसने रिक्वेस्ट की वो सेटिस्फाइड है, यूज़र सेटिस्फाइड है, उसके पीछे रैशनल है। ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर देखेगा। आप एक ऑडिटर हो, आप कोई चेंज होता है तो आप प्रोग्राम चेंज की टेस्टिंग करोगे, और प्रोग्राम की चेंज की टेस्टिंग करते हुए उस चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, बेसिकली आपको चेंज कंट्रोल प्रोसीजर देखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, सिक्योरिटी है। सिस्टम की सिक्योरिटी चेंज कंट्रोल प्रोसीजर पर है, और ऑडिटर सिक्योरिटी को बहुत अच्छी तरह से देखता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो मेन चीज़ आप सिक्योरिटी देखोगे, तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर देखना है आपको कि वो प्रोसीजर सही है कि नहीं सही है, इफेक्टिव है कि नहीं है। और फिर अंदर की चीज़ें देखनी कि इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, यानी चेंज कंट्रोल प्रोसीजर इफेक्टिव है कि नहीं है, और जो चेंज हुआ है वो एफिशिएंटली हुआ है कि नहीं हुआ है, और डॉक्यूमेंटेशन पूरा है कि नहीं है। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, सिग्नेचर रिक्वेस्टर का, डेट ऑफ रिक्वेस्ट, कॉस्ट और टाइम, और उसके अलावा अप्रूवल प्रोसेसेस क्या है, जो अप्रूवल प्रोसेस है उसी के अनुसार चेंज हुआ है कि नहीं, एक्सेस राइट्स और रैशनल क्या है एक्सेस राइट्स के। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम चेंजेस में टेस्ट की जाएंगी, यानी कि ये प्रोग्राम चेंज जो हुआ है, प्रोग्राम को हमने जो चेंज किया है उसको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर चेंज हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लिया सपोज बैंक का सॉफ्टवेयर है, उसके लाखों एम्प्लॉई हैं, सबके अकाउंट से एक एक पैसा निकाल दिया गया और एक अकाउंट में रख दिया गया चेंज करते वक्त, कुछ एडिशनल ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया जिससे बैंक के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाए, पूरा बैंक का क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी, बैंक गिर जाएगा। तो प्रोग्राम चेंजेस को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन लाइब्रेरी को टेस्ट लाइब्रेरी से सेपरेट करता है। यानी कि जो प्रोडक्शन लाइब्रेरी है, जो प्रोडक्शन मतलब काम चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको टेस्ट लाइब्रेरी से सेपरेट करता है। टेस्ट लाइब्रेरी में हो सकता है मल्टीपल वर्जन हो, चेंज 1, चेंज 2, चेंज 3, चेंज 4। तो ये लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है कि प्रोडक्शन डायरेक्टरी में जो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसका एक्सेस रोकता है। प्रोग्रामर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोडक्शन डायरेक्टरी का एक्सेस कर सकता है। असल में हमने पहले ही पढ़ा है सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड होता है हायर लैंग्वेज में, क्योंकि हम हायर लैंग्वेज समझते हैं, हम उसमें प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसे कंपाइलर या कंपाइलर वगैरह यूज करके लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। यानी हम आस्काई लैंग्वेज में होते हैं, ABCDEFGHI सब 1 2 3 4। और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है बाइनरी लैंग्वेज में होता है 0 1 0 1 0 1। तो ऑब्जेक्ट कोड को हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम के करीब होता है। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बीच में ये डिफरेंस जो है हमने पहले पढ़ लिया है। तो उसके अलावा ये क्या करता है कि प्रोग्राम को बल्क में अपडेट नहीं होने देता है। मतलब एक साथ आप लेकर आ गए प्रोग्राम, एक चेंज आया, आपने बल्क में अपडेट कर दिया। डिसिप्लिन इन्फोर्स करता है। अगर प्रोग्रामर ने कोई चेंज रिक्वेस्ट करा है सोर्स कोड में, तो सोर्स कोड में प्रोग्रामर ने चेंज कर लिया है और उसे टेस्ट कर लिया है, तो वो ऑफिशियल को देगा, एक पर्टिकुलर ऑफिशियल, ऑथराइज्ड ऑफिशियल को देगा और उनसे कहेगा जी प्रोडक्शन डायरेक्टरी जो है उसको अपडेट कर दो। और वो प्रोडक्शन डायरेक्टरी अपडेट करेंगे, यानी वो प्रोडक्शन डायरेक्टरी उसके एक्सेस में नहीं होगी। वो सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड, वो बेसिकली सोर्स कोड में काम करेगा। सोर्स कोड हमारी लैंग्वेज है। सोर्स कोड में जो नॉर्मल प्रोग्रामर की लैंग्वेज है, जो हायर लेवल लैंग्वेज है, और वो सोर्स कोड में चेंज करने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद, उसको ऑफिशियल जो रेलेवेंट ऑथराइज्ड पर्सन है उसको दे देगा और फिर वो प्रोडक्शन डायरेक्टरी में उसे इंप्लीमेंट करेगा। और फिर प्रोडक्शन डायरेक्टरी अपडेट की जाएगी रिवाइज्ड वर्जन से, यानी वो खुद नहीं करेगा। मतलब जो रिवाइज्ड वर्जन है प्रोडक्शन डायरेक्टरी का, सोर्स का, ऑब्जेक्ट कोड का, वो अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि मेरे पास सोर्स कोड आया, मैंने सोर्स कोड में काम करना स्टार्ट किया, यानी हायर लेवल लैंग्वेज में काम करना स्टार्ट किया। असल में क्या है कि वैसे तो 0101 में काम होता था पहले, कि ये सारी चीज़ों का झंझट नहीं होता था, इतना कन्फ्यूजन नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ कि लोअर लेवल लैंग्वेज से हायर लेवल लैंग्वेज बनी। हायर लेवल लैंग्वेज मैंने बनाई, उसको कंपाइलर कर लगा के, इंटरप्रेटर कंपाइलर जो हमने पहले पढ़ा है उससे हमने 0101 के टर्म्स में कर दिया। यानी कि आस्काई से, हायर लेवल लैंग्वेज से हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी कंप्यूटर समझता है। उसके बाद हमने उसे रिलेवेंट प्रोग्रामर को दे दिया, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसने प्रोडक्शन डायरेक्टरी में अपडेट कर दिया उसे। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो सोर्स कोड का मतलब जनरली क्या होता है कि लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या करता है, सोर्स कोड का रीड ओनली एक्सेस देगा। अगर कोई मॉडिफिकेशन होनी है उसमें, जो ओरिजिनल सोर्स कोड है, मतलब एक तो इनिशियल सोर्स कोड होगा, एक बाद में सोर्स कोड बनेगा। इनिशियल सोर्स कोड कौन होगा, जो प्रोग्राम चल रहा है, और फाइनल सोर्स कोड कौन होगा, जो हम बनाएंगे। तो इनिशियल सोर्स कोड को चेंज करने नहीं देगा वो। मालूम पड़ा, आप सोर्स कोड चेंज करते रहे, प्रोग्राम ही, पिछला प्रोग्राम भी चेंज हो गया, पिछला प्रोग्राम जैसा है वो चलता रहेगा। वो सोर्स कोड हमने उठाया और इसमें काम करना स्टार्ट किया, टेस्ट वर्जन में काम करना स्टार्ट किया, करके चेंज करके दे दिया, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो रीड ओनली एक्सेस मिलेगी सोर्स कोड की।
और चेंजेस कब होंगे? जब ऑथराइज्ड हो जाएगा, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू गुजरने के बाद चेंजेस होंगे। तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए जो प्रोग्राम प्रोडक्शन में हो, टेस्ट डायरेक्टरी में। प्रोडक्शन प्रोग्राम यानी जो चल रहा है, टैली है वो चल रहा है मालूम पड़ा, और मैं इधर टैली को अपडेट कर रहा हूं। अब मैं उसे अपडेट कर रहा हूं, अपडेट करने के बाद मैंने मेरे पास टेस्ट प्रोग्राम है जो कंपनी में चल रहा है या जो चल रहा है वो प्रोडक्शन में है, तो मैं अब उसको अपडेट कर रहा हूं। अब अपडेट करने के बाद मैंने उसे सोर्स कोड को वापस दिया, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, सब सही रहा तो उसको प्रोडक्शन डायरेक्टरी अपडेट कर दी गई। तो पुरानी प्रोडक्शन डायरेक्टरी, पुराना सोर्स कोड, पुराना ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास है, नई प्रोडक्शन डायरेक्टरी काम में आ गई, यूज़ में आ गई, स्टार्ट हो गया नया प्रोग्राम, मेंटेन्ड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम डेवलप होने के बाद हमने एडिशनल चेंजेस किए, वो चेंजेस के साथ वो प्रोग्राम चेंज हो गया, और उस प्रोग्राम से रेलेवेंट जो सोर्स कोड है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गया और वो प्रोग्राम चलने लग गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल और सोर्स कोड की इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। कई बार क्या होता है, जैसे फिर से समझ लेते हैं, करंट वर्जन है सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का, तो वो मैच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड मैच करने चाहिए। तो कई बार क्या होता है, मैनुअल प्रोग्राम माइग्रेशन होता है, तो मैनुअल प्रोग्राम माइग्रेशन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कई बार क्या होता है कि सोर्स कोड चेंज हो गया, मैंने प्रोग्राम बनाया, सोर्स कोड चेंज हो गया, अब जो ऑब्जेक्ट कोड है वो चेंज नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? सोर्स कोड हमने बनाया, चेंज किया, पुराना सोर्स कोड था, सोर्स कोड हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑब्जेक्ट कोड में जाना चाहिए। तो मैंने सोर्स कोड में चेंज कर लिया, यानी आज प्रोग्राम था, यूजर या रिक्वेस्टर ने बोला कि इसमें चेंजेस करने, मैं सोर्स कोड में ही चेंज करूंगा, मैंने सोर्स कोड में चेंज किया, लेकिन माइग्रेशन पूरा नहीं हुआ, कंपाइलेशन नहीं हुई। सपोज उसकी कंपाइलेशन नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट कोड चेंज नहीं होगा। मतलब फिर से समझ लेते हैं, जो पुराना सोर्स कोड था, सोर्स कोड हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, पुराना प्रोग्राम चल रहा था, उसमें सोर्स कोड था, ऑब्जेक्ट कोड था, ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी में होता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है, और कंप्यूटर उस ऑब्जेक्ट कोड के अनुसार काम करता है, क्योंकि 0101 के टर्म्स में होता है और उसे समझ में आता है। और सोर्स कोड मुझे समझ में आता है, तो ऑब्जेक्ट कोड से सोर्स कोड मैच कर रहा था, जो ओरिजिनल वाला था, पुराना वाला था। अब मैंने इस सोर्स कोड को चेंज किया और नया सोर्स कोड बनाया, क्योंकि कुछ प्रोग्राम में चेंजेस आ गए, लेकिन मैंने उसे कंपाइल नहीं किया, तो उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट ही नहीं हुआ। तो जो पुराना सोर्स कोड है वही चलेगा, यानी पुराना प्रोग्राम ही चलेगा। और जब ऑडिटर आएगा तो वो देखेगा ऑब्जेक्ट कोड तो कुछ और है और सोर्स कोड कुछ और है, ऑब्जेक्ट कोड चेंज हो गया, सोर्स कोड वही है। सॉरी, सोर्स कोड चेंज हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट कोड वही है, यानी पुराना प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर को समझ में आता है, तो ऑब्जेक्ट कोड वही है, 0101 वही है। जो हायर लेवल लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, कंपाइल ही नहीं हुई। जब सोर्स कोड कंपाइल होगा और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, उसी के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ मिसमैच हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय किया जाता है कन्वर्जन की प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे ही सोर्स कोड को प्रोडक्शन डायरेक्टरी में मूव किया जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये नया सोर्स कोड हो गया, नया ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ऐसा नहीं होगा कि नया सोर्स कोड हो गया लेकिन प्रोग्राम पुराना ही ऑब्जेक्ट कोड कर रहा है, यानी प्रॉब्लम वो ठीक नहीं की उसने। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसे कुछ चीज़ देखनी पड़ेंगी, कोड इंटेग्रिटी देखनी पड़ेगी।
बेसिकली क्या है, कोड इंटेग्रिटी। कोड सही है कि नहीं सही है, एक नया वर्ड है कोड इंटेग्रिटी। कोड की इंटेग्रिटी चेक करना, सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड है कि नहीं है ये चेक करना। तो सोर्स कोड पहले बनेगा। सोर्स कोड क्या है, हमारी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, पुराना सोर्स कोड है, फिर नया सोर्स कोड बना। ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जो टाइम स्टैम्प होगा ऑब्जेक्ट कोड में हमेशा बाद का होना चाहिए। तो वो चेक कर लेगा कि भाई ऑब्जेक्ट कोड बाद में बना है कि नहीं बना है। यानी कि आपने सोर्स कोड बनाया और ऑब्जेक्ट कोड पुराना चल रहा है तो उसका टाइम स्टैम्प पुराना होगा। ऑब्जेक्ट कोड का टाइम स्टैम्प जो है नया होना चाहिए। यानी कि जो उसमें बनाने का टाइम आ रहा है, एग्जीक्यूटिंग टाइम आ रहा है, जो लॉग्स हैं उसमें जो टाइम स्टैम्प है वो ये बताना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कोड जो है जो नए सोर्स कोड के बाद बना है। यानी कि सोर्स कोड बना, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने सोर्स कोड बनाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड बना। दूसरी बात, यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर को प्रोडक्शन सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, अगर मान लिया सपोज लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर है वहाँ तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, कई कंट्रोल्स, कई कंपनी में लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं होते तो वहाँ पर कंट्रोल्स लैक्स होते हैं। तो वहाँ पर उसे ये देखना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्स हैं कि नहीं हैं। और कई बार क्या होता है, लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी लैक्स होते हैं। मतलब उतना कंट्रोल्स जो स्टैंडर्ड रूप से हमें लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर को जिस तरह से जिस प्रोसीजर से यूज़ करना है उस तरह से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, यूज़र ही डेवलप कर रहा है एप्लीकेशंस, तो कंट्रोल वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार सॉफ्टवेयर डेवलपर ही कई छोटे डेवलपिंग टीम होती है तो वहाँ पर कंट्रोल्स उतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पर ऐसे कंट्रोल्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर देखेगा। तो हमने यहाँ पर टेस्टिंग प्रोग्राम चेंजेस देखा, यानी प्रोग्राम चेंजेस को ऑडिटर बन के हमने टेस्ट किया और उसमें डॉक्यूमेंटेशन देखा। उसमें देखा एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, रिक्वेस्टर के साइन है, डेट ऑफ रिक्वेस्ट है, कॉस्ट और टाइम मीट आउट हुई है कि नहीं हुई है, अप्रूवल के साथ कंप्लायंस है कि नहीं है, एक्सेस राइट्स वगैरह ठीक है कि नहीं है, रैशनल देखा कि एक्सेस राइट्स क्यों दिए गए, नीड टू नो बेसिस पर दिए जाने चाहिए। एक्सेस राइट्स का रैशनल हमने देखा, क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं है एक्सेस राइट्स, चेंज को कम्युनिकेट किया गया है कि नहीं यूज़र को, ये सारी चीज़ें हमने एज अ ऑडिटर देखी, चेक की। उसके बाद लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया कि लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा है कि अब प्रोग्राम है उसमें हमने पढ़ा चेकआउट हो रहा है, चेक इन हो रहा है, उसके बाद प्रोग्राम बन रहे हैं, फिर प्रोडक्शन से लिए जा रहे हैं और फिर प्रोडक्शन में भेजे जा रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोग्राम में भेजे जा रहे हैं। तो वहाँ पर सोर्स कोड की इंटेग्रिटी या कोड की इंटेग्रिटी है कि नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट कोड नया बनाया है उसके करस्पॉन्डिंग सोर्स कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अप्रूव्ड सोर्स कोड हमने बना दिया तो ऑब्जेक्ट कोड उसके करस्पॉन्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट कोड उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड हमारी लैंग्वेज में होता है, ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है। तो हम प्रोग्रामिंग तो कर लेते हैं हाई लेवल, लेकिन उसे सोर्स कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है कंपाइलर यूज़ करके, इंटरप्रेटर कंपाइलर यूज़ करके। तो हम टेस्ट करेंगे कि भाई टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट कोड का बाद में होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग सोर्स कोड से। हमेशा ऑब्जेक्ट कोड का टाइम स्टैम्प बाद में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनेगा। प्रोग्रामिंग पहले होगी, सोर्स कोड में प्रोग्रामिंग पहले होगी, ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनेगा। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कोड कंपैरिजन के बारे में। थैंक्स।